नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, अमरोहा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है और इस दर्दनाक हादसे में 4 एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई है। कार डीसीएम में जहां घुसी, जिसमें 4 जो डॉक्टर सवार थे, जो एमबीबीएस छात्र थे, उनकी मौत हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हादसा हुआ, उनकी बॉडी को निकालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और कन काट करके जो गाड़ी है उसको काटने के बाद उनके शवों को बाहर निकाला गया। तो कहीं न कहीं लगातार इस तरीके से सड़क हादसे लगातार लोगों की जान पर बना रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे हादसों से लगातार कहीं न कहीं लोगों की जो सुबह हो रही है, ऐसी खबरों से हो रही है। तो लगातार ऐसे हादसों ने ना सिर्फ हैरान किया है, परेशान किया है, बल्कि सोचने पर मजबूर किया है कि किस तरीके से ये हादसे लोगों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। लेकिन इन हादसों के होने के बावजूद कोई भी सबक नहीं लेता है और लगातार ऐसे हादसों की भरमार होती जा रही है। तमाम जगहों पर नियम बनाए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन कई जगहों पर इस तरीके की स्थितियाँ आती हैं, जहाँ पर ट्रक, कंटेनर या फिर गाड़ी पलटने से या तेज़ रफ्तार कार, तमाम ऐसी खबरें आती हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये बड़े हादसे होते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ समाप्त हो जाती हैं। कई-कई परिवार खत्म हो जाते हैं और अब ये हादसा जहाँ अमरोहा में हुआ है, ये कहीं न कहीं उन परिवार वालों के लिए दुःख के पहाड़ जैसा है, क्योंकि 4 एमबीबीएस के छात्रों की जान इस हादसे में चली गई है। तो ठंड का समय है, कोहरा हो रहा है और रफ्तार भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी वजह निकल कर के सामने आती है। ऐसे में सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं ये अगर आप नहीं इसको सावधानी बरतेंगे, तो इस तरीके के हादसे लगातार सामने दिखाई देंगे। हम चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी एक-एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है, वो बताएँगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन-सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, हमारे पास एक खबर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रायबरेली सांसद इसलिए कहूंगा क्योंकि रायबरेली को रिप्रेजेंट करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और रायबरेली एमपीएमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और वो याचिका एस विनिगेश सफिर बेंगलुरु को रहने वाले हैं, अपने एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट के साथ कल रायबरेली माननीय न्यायालय पहुंचे हैं। और हमारे पास दोनों लोगों का एक वाइड भी है, वो भी हम चाहेंगे पहले आप सुने जी। बता दीजिए पहले। अपना नाम बता दीजिए। मैं विघ्नेश शिशिर हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। आज हमने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के सामने माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है उनकी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में, और माननीय न्यायालय ने मुकदमा को दाखिल कर दिया है और कल या परसों में दोबारा सुनवाई होगी केस के बारे में। न्यायालय ने कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली इनसे एफआईआर के बारे में रिपोर्ट मांगा है और जांच का रिपोर्ट भी 2 दिन में मिल जाएगा। मिलते ही ऑलरेडी ये केस में प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी पहले से ही जांच कर रही है। बहुत गंभीर स्वरूप का मामला है। भारत के राजनीति के पहले बार ऐसा हुआ कि कोई विदेशी नागरिक हमारे सांसद में कम से कम लगभग 20 साल से बैठे हैं, तो सबसे बड़ा प्रकरण है और कई दिनों में इसमें बहुत जल्दी सुनवाई हो जाएगी और सुनवाई होते ही फैसला भी सुनाया जाएगा, क्योंकि यूके सरकार से अभी इनका ब्रिटिश का पासपोर्ट आ गया है करके हमें गृह मंत्रालय भारत सरकार से एक आरटीआई के तहत रिप्लाई मिला है और रिप्लाई के तहत हमने माननीय न्यायालय के सामने भी दाखिल कर दिया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स न्यायालय मांगे और पुलिस मांगे, उनका साथ हम सहायता करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये हमारे वकील हैं श्री विंदेश्वरी पांडे जी, ये आज अपीयर हुए थे न्यायालय के सामने, हमने भी बहस किया, उन्हें भी बहस किया, तो इतना है। हाँ, मेरा नाम विंदेश्वरी पांडे है, मैं एडवोकेट हाईकोर्ट से आया हूँ, लखनऊ से। इसमें बहुत सारे क्रूशियल एविडेंसेस हैं, बहुत सारे एलिगेशन हैं। पासपोर्ट तो एक इशू है ही है और सीरीज ऑफ ऑफेंसेस हैं उन्होंने कमिट किए हैं। फिलहाल तो कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद पुलिस रिपोर्ट मंगाई है। आगे की सुनवाई होने के बाद एफआईआर दर्ज करेगी कोर्ट, या तो फिर समनिंग ऑर्डर इशू करेगी। आगे की प्रोसीडिंग हम आपको बताएंगे। थैंक यू। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला कल निकल के आया है, पूरी रायबरेली कोर्ट परिसर को रायबरेली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। वो विजुअल भी हमारे पास है, लेकिन अब समय का अभाव है, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि एस विघ्नेश सचिर ये भाजपा के, इन्होंने बताया भाजपा से है और इन्होंने अपने एडवोकेट के साथ में बिंदेश्वरी पांडे के साथ में इन्होंने
हाईकोर्ट से लखनऊ से यहाँ आए और यहाँ की एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली में इन्होंने नागरिकता को लेकर राहुल गांधी की सवाल खड़ा किया और याचिका दायर कर, वो याचिका दायर भी हो गई है और याचिका के तहत बहस भी चली है। बहस में माननीय न्यायालय ने पुलिस से रायबरेली रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट के बाद माननीय न्यायालय कुछ और आगे जो एक दो दिन में, जैसा कि एडवोकेट ने भी बताया और विघ्नेश जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं, इन्होंने भी बताया कि एक दो दिन में इसमें सुनवाई होगी। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के आने के बाद और इन्होंने बड़ा सवाल जो इनके पांडे, बिंदेश्वरी पांडे एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे सबूत हमारे पास है और इन सबूत में एक पासपोर्ट का तो इशू है ही, जो ब्रिटिश सरकार, मतलब कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से दिए गए ऐसे तमाम सीरीज के इशू है जो ऑफेंस, ये सीरीज ऑफ ऑफेंस भी दिए गए हैं। कोर्ट के आर्गुमेंट सुनने के बाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी, कोर्ट के आदेश, एफआईआर दर्ज हो गई और अब इसमें सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज होगी या फिर सम्मन इशू होगा। अब इसमें तमाम सारे इशू, तमाम सारे पहलू, नागरिकता, जैसे इन्होंने जो विघ्नेश है, जो इसमें पार्टी है बेंगलुरु के रहने वाले, ये एस विघ्नेश है। मैं बार बार इनका नाम क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बेंगलुरु के रहने वाले, इन्होंने अपने आप को भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव बताया। जो भी हो भाजपा के, मैं आई डोंट नो कि ये क्या है वहां पे, लेकिन इन्होंने अपने आप को भाजपा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन्होंने ये उठाया कि 20 साल से भारत की राजनीति में लगातार सांसद हो रहे हैं, उनकी नागरिकता पे सवाल उठाया है। तो ये बड़ा अहम सवाल और बड़ी खबर थी कल की। क्योंकि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया राहुल गांधी का नागरिकता को लेकर के, पासपोर्ट पे इशू है, उसके अलावा भी तमाम ऐसे इनके पास प्रूफ है, जो एडवोकेट ने खुद कहा कि इसको लेकर के आगे सुनवाई होगी। और ये इस समय रायबरेली ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश की नजरें आने वाले 2 से 3 दिन में माननीय न्यायालय रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट के ऊपर टिकी होगी कि पुलिस की रिपोर्ट के बाद आखिरकार क्या निर्णय होगा, क्या नहीं। लेकिन पासपोर्ट सामने आया है ब्रिटिश सरकार का, ऐसा इनका दावा है। जी अखंड। बिल्कुल, याचिकाकर्ता ने जिस तरीके के गंभीर सवाल उठाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं नागरिकता को लेकर के, कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि उनके पास कुछ अहम सुराग हैं या कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि एक बड़ी बात है कि 20 साल से विदेशी नागरिकता वाला व्यक्ति हमारे संसद में बैठा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि देश के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, बड़ी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अगर उन्होंने अपना फॉर्म, सभी को अपना फॉर्म भरना होता है, तो सही जानकारी देनी पड़ती है। क्या अगर ऐसे मामले में ये चीजें निकल करके सामने आती है कि उनकी विदेशी नागरिकता मान ली जाती है कि उनके पास विदेश की नागरिकता है, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब आप फॉर्म भरते हैं और अपनी सही जानकारी उसमें अपलोड करते हैं, तो आपने क्या देश से बहुत कुछ छिपाया? क्या भारत में रह करके आपको दूसरे देश की नागरिकता भी लेनी पड़ी या आपके पास पहले से थी? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब कहीं न कहीं इसका जो जवाब आना बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायपालिका इस पूरे मामले पर किस तरीके का आदेश देता है और किस तरीके की कार्रवाई के लिए बात करता है। फिलहाल उसने कहीं ना कहीं रिपोर्ट तलब की है। इंद्रवीर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अखंड, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारा IBC 24 का या किसी भी जर्नलिस्ट का या किसी भी उस तरीके से हम किसी को भी इसमें आरोप सिद्ध साबित नहीं करते हैं। हमारा काम है जो चीजें जमीन पर है वो दर्शकों तक पहुंचाना, और हम वही दिखा रहे हैं जो लोग जो हो रहा है। अब आने वाला समय तय करेगा, माननीय न्यायालय तय करेगा, या जो पार्टी है उनके पास क्या प्रूफ है वो दिखाएं, वो माननीय न्यायालय में दिखाएं। लेकिन अब जिस तरीके से रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला दाखिल हुआ है, कहीं ना कहीं एक कोहराम सा और एक हड़कंप सा मचा है कि आने वाले 2 से 3 दिन या जो भी माननीय न्यायालय की तारीख होगी उस पर क्या होगा, ये बड़ी पैनी नजर मीडिया ने भी बनाई हुई है और भी जो अपने राजनीतिक दल है उन्होंने भी बनाई है। आने वाला समय तय करेगा कि आखिर अब क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को हर एक छोटी और बड़ी खबरों पे IBC 24 लगातार रूबरू कराता है और आगे भी कराते रहेंगे। जी अखंड। बिल्कुल, याचिकाकर्ता की दलीलें और उसमें सच्चाई क्या है ये तो माननीय न्यायपालिका तय करेगा और इस पर जो भी सही होगा निर्णय वो देगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीजें निकल करके सामने आएंगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अगर इस तरीके से, जिस तरीके का याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक देश में नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की अगर नागरिकता कहीं और की है और अगर उसने इस बात को छिपाया है, तो अपने आप में गंभीर सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं
जो तहकीकात है और न्यायपालिका में पूरा मामला चल रहा है, अपने आप में देखने वाली बात होगी इस पर पूरे मामले पर क्या निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल, अखंड सदी के महानायक को कौन नहीं जानता और अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। सभी जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन का जो उत्तर प्रदेश से नाता है वो प्रयागराज से है। हरिवंश राय बच्चन का घर प्रयागराज में है। सभी ये जानते होंगे, पूरे देशवासी ये जानते होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपको उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत को ये बताना चाहते हैं कि उनका प्रयागराज से पहले जो पुश्तैनी घर है वह है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी। हमारे पास पहले कुछ शॉट्स हैं उनके पुस्तकालय के, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के पुस्तकालय के कुछ शॉट्स हैं, उनके गांव के शॉट्स हैं, दिखा देते हैं, बता दे उसको पूरे शॉर्ट में ही पूरा बयां हो जाएगा। फिर चर्चा होगी कि किस तरीके से आज 2 दिनों से पूरे प्रतापगढ़ क्या उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का शोर है, प्रयागराज तक शोर है। पहले शॉर्ट्स हम चाहेंगे कि वो प्ले हो जाए और देख ले, फिर पूरी चर्चा करते हैं इस पे। अखंड ये शॉट्स है वो उन जगह के जहां पे हरिवंश राय बच्चन अपना बचपन खेले हैं, अपना बचपन गुजारे हैं, और अब उसी घर को जो है लाइब्रेरी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। ये तब्दील हुआ था 5 मार्च 2006, और उसके लिए हरिवंश राय बच्चन के प्रयागराज से जब मुंबई गए थे उसके बाद से प्रतापगढ़ कोई आया नहीं है। लेकिन 2006 में जया बच्चन, जो कि कहा जा सकता है कि प्रतापगढ़ की बहू थी, वो आई थी, इस पुस्तकालय का जो है उद्घाटन किया था और एक वादा 2006 करके गई थी कि हम अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, पूरा परिवार प्रतापगढ़ पुनः आएगा। लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। 2006 के बाद से फिर से 2020 में चर्चाएं हुई कि पूरा का पूरा परिवार, जब प्रतापगढ़ का एक कंटेस्टेंट जो है केबीसी में बैठता है और कहता है कि सर आपका भी गांव बाबूपट्टी है, तो वो स्वीकारते हैं और वादा करके उस कंटेस्टेंट से कहते हैं कि मैं प्रतापगढ़ अपने पूरे परिवार के साथ आऊंगा, अपने बीवी, बच्चे, बहू और नातिन के साथ आऊंगा। उन्होंने बकायदा 2020 में भी ये चर्चा छेड़ी थी। फिर से एक बार केबीसी में प्रतापगढ़ की कंटेस्टेंट थी अंकिता, वो गई थी और उन्होंने फिर से बाबूपट्टी का तार छेड़ा, और फिर से अमिताभ बच्चन ने वादा किया। लेकिन वादा तो किया है आने का, लेकिन एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला, सबसे कह सकते हैं कि सालों बाद, 19 सालों बाद, जया बच्चन को अगर सालों में जोड़े 2006 के बाद से 19 सालों बाद एक लेटर परसों आया कि हरिवंश राय बच्चन, जो कि एनजीओ चलाते हैं अमिताभ बच्चन, उनकी जो अध्यक्ष है निवृत्ता यादव, उन्होंने एक लेटर प्रतापगढ़ में भेजा, डीएम को भेजा कि इस गांव को हरिवंश राय बच्चन के एनजीओ ने गोद ले लिया है और शुरुआती किस्त 1 करोड़ रिलीज किया जा रहा है। तो जिलाधिकारी तुरंत इस सारे डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण करने में लग जाते हैं, लेकिन गांव के हालात इतने बद से बदतर हैं। आप सोचिए कि आपने वो शॉट्स देखे हैं 2006 में, इस पुस्तकालय लाइब्रेरी को बनाने के लिए लाखों का बजट आया था, और
एक अंदाजा है, गांव वाले कल बता रहे थे, जो पूर्व प्रधान थे वो बता रहे थे कि तकरीबन 21 लाख, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन 21 लाख के आसपास डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की किताबें आनी थी, लेकिन वहां केवल गेट तक किताबें आई हैं। जब से वो उसका उद्घाटन हुआ है तब से उसके अंदर एक बुक कह सकते हैं, एक बुक अंदर तक नहीं गई है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो एक तरीके से जुआरियों का अड्डा बन चुका है। अवैध मादक पदार्थ वहां दिखे थे, कई चीजें, गंदगियां, अंबार बिखरे थे। कोई भी सरकारी अफसर ऐसी लाइब्रेरी का अभी तक सुध नहीं लिया है। सोचिए, सोचने वाली बात है कि उस समय जया बच्चन सांसद थी और सपा की गवर्नमेंट थी, अमर सिंह सांसद थे, उन्होंने भी, वो भी आए थे, अमर सिंह, जो कि कहा जाता है कि फिलहाल अमर सिंह अब नहीं रहे, लेकिन बच्चन परिवार के काफी करीबी थे। लेकिन उसके बाद से ये केवल लाइब्रेरी राजनीतिक जो है भेंट चढ़ गया, कह सकते हैं राजनीतिक भेंट चढ़ गया। लेकिन फिर से एक बार उस गांव में खुशियों का माहौल आया है। और ये भी कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के पटदार और परिजन जो कि हैं, वो अभी भी यहाँ पे हैं। एक महिमा श्रीवास्तव थी, वो मिली थी, वो बता रही थी कि वो हमारे जेठ हैं। सोचिए, अभी भी उनके परिजन यहाँ पे हैं। लेकिन प्रतापगढ़ आने का केवल एक शो के दौरान कभी टीवी शो पे बोल दिया जाता है। ऐसे एक पॉडकास्ट में भी अमिताभ बच्चन ने बोला था कि प्रयागराज के बाद हमारा बाबूपट्टी है घर, लेकिन अभी तक वो लोग यहाँ पे कभी नहीं आए हैं। ये माना जा रहा है कि प्रतापगढ़ हो सकता है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन गांव के लोग जो उनके परिजन बता रहे थे कि गर्मी में आ सकते हैं। लेकिन अब फिर से चर्चाओं में है, और खास तौर पे बाबूपट्टी की जिस तरीके से हालात है, अब गोद तो लिया गया है, कितना इसमें विकास होता है। देखिए, जो 1 करोड़ आएंगे, 60% जो है एनजीओ का होगा और 40% गवर्नमेंट देती है, आपको भी पता है। लेकिन उस बाबूपट्टी का विकास कितना होगा और कितना आगे जाएगा, ये देखने वाली बात है। मात्र अगर जिले से बात करें तो मैं जहां खड़ा हूं, यहां से 0 किलोमीटर प्रतापगढ़ है, और यहां से बाबूपट्टी की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है, अगर उसमें बात करें। लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेखती कि इतने बड़े जो है कवि का गांव है, इतने बड़े सदी के महानायक का घर है। नरेंद्र, देखिए, सारी चीजें अपने आप में समझ में आ रही है, और देखने वाली बात ये भी है कि अगर इतनी सारी चीजें घटित हुई हैं और 2006 में इस तरीके से कायाकल्प करने की कोशिश की गई थी, उस समय की सांसद भी आए थे, परिवार के तमाम लोग मौजूद थे, अमर सिंह जो कि अब नहीं है वो भी थे, और मुलायम सिंह यादव सरकार में सारी चीजें घटित हुई थी, और इसका कायाकल्प करने के लिए तमाम चीजों को किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप सुध नहीं लेंगे, परिवार सुध नहीं लेगा, तो प्रशासन और तमाम लोग कैसे सुध लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इतने वर्षों के बाद अगर याद आई है कि 1 करोड़ रुपए से उसको फिर से एक बार जीर्णोद्धार किया जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कब वो समय आएगा कि कब उसका कायाकल्प किया जाएगा, और कितना ज्यादा, जो आपने बताया, जो आप देख रहे हैं वहां पर कि जो जुआरियों का अड्डा बन चुका है, जो शराबियों का अड्डा बन चुका है, उसमें कितना ज्यादा बदलाव होते हुए नजर आएगा। फिलहाल ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं, बताती हैं कि अगर आप अपनी चीजों की सुध नहीं लेंगे, तो प्रशासन उस चीजों की सुध लेना कितना उचित समझता है। साफ तौर पर देखा जाता है कि केवल और केवल किसी शो में ये बता देना कि हाँ हमारा गांव है, आएंगे, और अगर उस पर कोई या ये क्यों है कि उस पर कोई ध्यान नहीं रहेगा, तो शायद इस तरीके की स्थितियां साफ तौर पर देखी जा सकती। कई सारे शिलापट लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर लोग जाते ही नहीं है। तो अगर आपका झुकाव होगा, वहां पर लगा होगा, तो शायद स्थितियां बदली हुई नजर आती। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या जो एक बार फिर से संवारने की प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं जो कायाकल्प है होता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र। आदर्श हमारे साथ हरदोई से बने हुए हैं। आदर्श, बहुत बड़ी खबर है। अगर यार हम बताना थे, हम हरदोई के जो लखनऊ से बिलागाम रोड पर है, यहाँ पर एक आरटीओ ऑफिस, जो जिला का सबसे बड़ा ऑफिस है, वो बना हुआ है, और यहाँ आरआई और आरटीओ की एक लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पर रोड, आप हमारे पीछे रोड देख सकते हैं, रोड के सामने, रोड पे ही फिटनेस किया जाता है, और रोड पे सारी गाड़ियां खड़ी हैं। इसकी यह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, सभी गाड़ियां हम आपको दिखाएं, सब रोड पे खड़ी हुई है। ये आरआई और आरटीओ की एक लापरवाही दिखाई दे रही है यहाँ पर है।
जिससे जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। हमारे यहाँ पे कुछ भाई साहब से पूछे कि ये जाम किस लिए, सर ये जाम किसने लगी है? यहाँ पे जो फिटनेस होती है गाड़ियों की, उनको फुटपाथ के साथ साथ रोड के भी कई हिस्से पे खड़ा करवा दिया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे जाम लगती है। पहला तो दूसरा कारण ये है। और जब जाम लगती है, कोई भी यहाँ पर कोई पुलिस कर्मी नहीं आता है, कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं आता, तो जाम को हटवाए जब तक सूचना दी ना जाए। जबकि पता यहाँ से लखनऊ की ज्यादा दूर नहीं है, वहीं लगानो की ज्यादा दूर है। इसके अलावा इसी रोड पे 10 से 12 मैरिज हॉल है। रात के समय जब शादियां होती हैं तब भी मशक्कत आती है काफी। कभी कभी तो एम्बुलेंस फंसी होती है। यहाँ के रिहायशी यहाँ पर देखिए ओवरलोड ट्राली देखिए निकल, ओवरलोड ट्राली है ये आपके सामने, ओवरलोड ट्राली पूरी निकल रही है। अब यहाँ पर अधिकारी इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इससे कहीं ना कहीं हादसे भी होते रहते हैं। और ये जो ट्राली देखिए सभी गाड़ियां जो हैं सब और वहां से भाई साहब सर क्या है जाम की स्थिति? अरे सर, जाम की स्थिति तो आप ये समझ लीजिए कि सुबह से लेके और आप नो एंट्री हो ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं है। इतना जाम जबरदस्त सर लगता है, इतना परेशान हो जाए। हम जाते हैं अक्सर, अगर 9 बजे भी हम यहाँ से अक्सर जाते हैं तो जिम गए अगर हम या अपनी शॉप पे गए तो इतनी परेशानियां हो जाती है। यहाँ पे सर कई बार आए दिन एक्सीडेंट, कई दिन घंटों घंटों पर जाम लगी रहती है। कोई प्रशासन के बेचारे वहाँ पे चुंगी पे लोग लगे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रशासन अधिकारी, यहाँ पे कोई आरटीओ चौराहे पे खड़ा नहीं होता। प्लस चेचिस वगैरह के ये जो नंबर वगैरह और जो भी चेचिस का सिस्टम होता है यहाँ पे वो लगा देते हैं। तो इतनी परेशानियां हैं पूछिए मत। और इतनी सुविधाएं देखिए, बस ऊपर कोई देखिए अगर यहाँ से हटे नहीं तो ऊपर चलाते, समझिए कोई नियम कानून है ही नहीं सर। बहुत ज्यादा ही लापरवाही है। बहुत हमारे पीछे देख सकते हैं ये रोड की वजह से ये जो बस निकल रही है, हम आपको लाइव तस्वीर दिखाइए। ये जो रोड से निकल रही है, साइड में जो बसें इनकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये पूरी जाम, यहाँ पर जो आरटीओ की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और यदि इसको लापरवाही इसको आरटीओ नहीं हटाते तो यहाँ पर दोबारा किसी दिन हादसा हो जाएगा। जब हादसा होगा तो यहाँ जिला प्रशासन जागेगा और सहानुभूति देने के यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की बात करते हैं यहाँ पर कि जो गाड़ियां निकल रही हैं उन गाड़ियों को लेकर यहाँ जो पैदल निकलने तक को यहाँ पर जगह नहीं है। आरआई को चाहिए कि इसको कहीं मैदान में खड़ा करें, वहाँ इसका फिटनेस करें और वहीं इनकी जांच वगैरह करवाई जाए। देखिए यहाँ चेक वगैरह है, जबकि चेक यहाँ 9 बजे से रखिए और अपने आप को साइड कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि देखिए जो हालात हैं ये रोड कम पार्किंग स्थल ज्यादा लग रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये रोड तो है नहीं, पार्किंग स्थल है। और अगर इसी तरीके से रोड पर पार्किंग की जाएंगी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो अपने आप में समझ में आ रहा है कि हरदोई में जिले में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके की लचर है। और कहीं ना कहीं देखिए जाम जैसी अव्यवस्था तो होती है, पर अगर इस तरीके से सड़कों को पार्किंग स्थल बना दिया जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोड पर पार्क किया जाएगा, तो आम जनता कहाँ चलेगी? क्या अलग से उनके लिए क्या एक अलग से हवा में रास्ता बनाएंगे क्या? तो कम से कम जो भी जिम्मेदार है उनको देखना चाहिए कि इस तरीके के हादसों के लिए क्या न्योता दे रहे हैं कि जिस जगह पर आदर्श खड़े हैं ये स्थिति है वहां पर, कि अगर ये ठीक से रिपोर्ट भी दिखाए तो शायद इनको भी वहां पर कई अगर विजुअल आपने भी देखा होगा, लाइव देख रहे हैं सभी, इनको भी लग रहा है इनसे छू करके गाड़ियां निकल रही हैं। तो कितनी जगह है उस रोड की, क्या हालात है वहां के? अगर इस तरीके से वहां पर जितने भी जिम्मेदार है उनको नहीं दिखाई दे रहा, कोई ना कोई एक नई जगह सुनिश्चित करें, कोई एक पार्किंग स्थल सुनिश्चित करें जहां पर इस तरीके से गाड़ियों को खड़ा किया जाए। अगर आप रोडों पर ही पार्किंग की व्यवस्था कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी? क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं या हादसे का न्योता दे रहे हैं? आपको किसी जगह पर हैवी ओवरलोड गाड़ियां सब निकल रही हैं, लेकिन क्या होगी? आम जनता कैसे गुजरती होगी, कैसे दो चार होती होगी? यहाँ पर देखिए ओवरलोड गाड़ियां निकला। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यहाँ नो एंट्री रहती है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन सोया है बिल्कुल। जो एंट्री में भी यहाँ तक जो आते हैं और लखनऊ सिटी तक निकल जाते हैं। यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर नो एंट्री अगर बंद है तो 8 से 8 बजे तक यहाँ बंद रहनी चाहिए। यहाँ छोटे बच्चे निकल रहे हैं, यहाँ महिलाएं निकली, पुरुष निकलते हैं। यहाँ पर कई लान बने हुए हैं, यहाँ गेस्ट हाउस है, लेकिन यहाँ अगर कोई हादसा होता है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ जो प्रशासन है बिल्कुल सोया। यहाँ पर और हम यहाँ पर भाई जी सर क्या बताएं आप? सर बिल्कुल कुछ नहीं देखते हैं। आप ये समझिए आरटी चौराहे से लेके बलराम टूंगी से सर, और ये मतलब ये किसान मंडी बाजार है गल्ला मंडी के आगे तक इतनी भीड़ लगती है सर। अब ये देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सर, अभी अगर कितना भी उधर जाएंगे ये गाड़ियां आगे खड़ी है सर, किनारे है। अब समझिए फुटपाथ के किनारे गाड़ियां, पैदल नहीं निकल पाते। इतनी सर परेशानी है रोज के, मतलब परेशान हो जाते हैं हद से ज्यादा। ये जाम लगता है बहुत। और जाम आप देखिए ये है, और भी लोग हैं, इनसे देखिए
और जान होता है यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम रंगोली मंडप में काम भी करते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत होती है। दिखती नहीं है, वो मुनाफा नहीं है आते हैं। रंगोली मंडप बता दो यही सामने लगा है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल आदर्श है, साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझ भी आ रहा है कि हालात वहां पर क्या है और किस तरीके की घटना है। आसान नहीं है, चीजें बहुत मुश्किल है, टिपिकल है, लेकिन कम से कम जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, कम से कम उनको समझना चाहिए कि अगर ऐसे हालात इस तरीके से हैं, नो एंट्री बनाई गई है, तो उस नो एंट्री का पालन कराने वाले भी जिम्मेदार वहां पर होंगे, पर अगर उसका पालन नहीं करा रहे बड़ी गंभीर समस्या है ये, जो वहां से रोज गुजरते होंगे। अखंड जी, हमारे साथ इसमें एक गाड़ी वाहन है जो यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर जाम में फंसे हुए, हम उनसे भी सवाल करते हैं। सर, हमारा चैनल लाइव चल रहा है, यहाँ पर जाम की स्थिति है, इसको क्या कहेंगे आप लोग? जाम तो हालांकि भाई काफी बढ़ रहा है, गाड़ी वाहन भी लगी हुई है, जनता को डिस्टर्ब होता है गाड़ी। सर, यहाँ आरटीओ ऑफिस है, उसको लेकर क्या कहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल आदर्श, साफ तौर पर जिस तरीके की बिल्कुल आदर्श समझ आ रहा है जी, यहाँ पर नो एंट्री में भी इस तरीके से हैवी व्हीकल्स लगातार ट्रक आपके पीछे गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रक ट्रॉलियां ओवरलोड नजर आ रही हैं, तो क्या जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो केवल और केवल दिखावटी जिम्मेदारी है क्या? कि इस तरीके से अगर लगातार इस तरीके से हैवी व्हीकल्स निकल रहे हैं, आपके पीछे तस्वीरें हैं, आप खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपके बगल से छू करके लग रहा है गाड़ियां निकल जाएंगी, तो फिलहाल ऐसी चीजों को देखना चाहिए कि आम जनता की स्थितियां क्या होंगी। स्कूल में एम्बुलेंस लगातार ऐसे जगहों पर जाती है, तो कम से कम जो भी हरदोई में जो भी जिम्मेदार है, कम से कम उसे देखना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए कि अगर ऐसे नहीं निकलेगा तो ये हादसे और कहते हैं ना कि एक्सीडेंट्स को न्योता देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर या फिर कोई आया है जो अब ट्रैफिक को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए साफ तौर पर देखा जाता है। लेकिन ऐसी स्थितियां, लेकिन इनसे पूछिए कि क्या ये पार्किंग स्थल है क्या? इनसे जरा एक सवाल पूछिएगा, क्या ये पार्किंग स्थल है? इस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। देखिए, अगर हम बता दें, ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, अभी यहाँ पर पुलिस सवाल भी रही थी, लेकिन यहाँ जो आरटीओ की बहुत ही लापरवाही, हम उससे कुछ बात भी करें। सर, एक मिनट सर, यहाँ पर जो जाम की स्थिति हो रही है सर, लाइव चल रहा है, ये हमारे ट्रैफिक सेक्टर इसको संभाल रहे हैं और हम इससे कुछ बात करेंगे। सर, यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? सर, ये आरटीओ महोदय बिजनेस करते हैं हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पति और शुक्र, जिसकी वजह गाड़ियाँ फिटनेस की जाती हैं और जो कि रोड पे ही दाएं बाएं दोनों साइड में लगाए थे, जिससे सब पूरा चौराहा यहाँ से लखनऊ सिंगू तक, इधर दुकान सिंगू तक अमूमन पूरा सारा चलता है। जब तक ये हटेंगे नहीं तो फिर जाम की समस्या ऐसे चलती है। हम चौराहा छोड़ के वहाँ से यहाँ लगाएंगे। आपके पास जिम्मेदारी है, आपकी कंधों पर जिम्मेदारी है और आप कम से कम इस तरीके से ट्रैफिक को फॉलो करवा रहे हैं कि लोग नियम का पालन करें, लेकिन अगर इस तरीके से रोड पार्किंग स्थल के रूप में यूज किए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कि आरटीओ अपनी जिम्मेदारी से, क्या उसको जिम्मेदारी नहीं पता कि इस तरीके से बीच सड़क पर इतनी बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स गाड़ी खड़ी करा रखी है, इतनी लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, आप आकर के आप कितना ट्रैफिक को सुचारू रूप से आगे बढ़वाएंगे? जी सर, यही कहना चाह रहे हैं कि जो आरटीओ महोदय द्वारा इनको जो भी है अवगत कराया जाए कि सर ये फिटनेस की गाड़ी रोड आती रोड में न लग करके कहीं रहने पाए अपना आराम से लखनऊ चुंगी में है या कहीं के कोई अन्य स्थान ऐसा सकते हैं जो रोड बाधित न हो, बाकी जनमानस को कोई दिक्कत सामना न करना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, ये सुझाव भी होने चाहिए और कम से कम देखना चाहिए कि अगर इस तरीके की स्थितियां लगातार वहां पर बन रही हैं तो हालात किस तरीके के होंगे। क्या वहां पे लगातार एसआई खड़े होकर के क्या जाम ही खुलवाते रहेंगे या फिर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरीके से खड़े होकर के ट्रैफिक मैनेज करवाते रहेंगे? इस तरीके से रोडों को आपने पार्किंग स्थल बनवा रखा है, तो क्या रोड की पार्किंग स्थल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या लोगों को हवा में ऊपर से लेकर के जाएंगे क्या? तो तमाम ऐसी चीजें अगर जो भी जिम्मेदार होगा उनसे सवाल पूछिएगा, अब उनसे पूछिएगा कि आखिरकार इसका क्या विकल्प है, क्या कोई दूसरा हल या रास्ता नहीं निकाला जा सकता? जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, इस तरीके से रोडों को पार्किंग स्थल क्यों बनाया गया है, एक गंभीर सवाल है। और ये जरूर पूछिएगा, जो भी जिम्मेदारी उन लोगों की, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस तरीके से गाड़ियां नहीं खड़ी होनी चाहिए। यहाँ राजधानी में तो छोटी छोटी कारों लेकिन हम लोग काफी प्रयास करते हैं कि किसी बार दिक्कत होने पर, लेकिन गाड़ियां रोड दोनों तरफ खड़ी, दोनों साइड देख रहे हैं, जैसे कैमरा में देख रहे हैं, दोनों साइड गाड़ियां खड़ी। बिल्कुल आपके प्रयास दिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे जब बेतरतीब गाड़ियां खड़ी रहेंगी सड़कों पर, तो आप कहाँ गाड़ियों को लेके जाएंगे? आपकी क्या गलती है? साफ तौर पर देखा जा सकता है।
धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन जरूरी हो जो भी जिम्मेदार हो उनसे पूछिएगा कि आखिरकार इस तरीके की चीजें कब तक बनी रहेंगी, नो एंट्री में भी इस तरीके के हालात बने रहेंगे, और क्या इसी तरीके से गाड़ियां सड़कों पर पार्किंग के लिए खड़ी कर दी गई हैं, और अगर पार्किंग स्थल है तो उसको पार्किंग घोषित कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने देखा है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को जो अपनी वक्फ संपत्तियों को अपलोड करना था, उसकी डेडलाइन 5 दिसंबर रखी गई है। सबसे बड़ी बात है जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इस उम्मीद पोर्टल पर अभी भी 50% से ज्यादा संपत्तियां अपलोड नहीं हो पाई है, जिसके बाद जो तमाम मौलाना हैं वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि इस साजिश के तहत वक्फ संपत्तियों को सरकार लेने के फिराक में है। तो कहीं ना कहीं पहले से प्रक्रिया चल रही थी और टाइम भी दिया गया था, इस टाइम को उन्होंने बहुत कम बताया। सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि इतने समय में जो अपलोड करनी थी उसको वो अपलोड नहीं कर पाए हैं। 5 दिसंबर की डेडलाइन आ गई है। अब क्या होगा आगे चल के, कौन सा इस पर काम होगा, क्योंकि जो तमाम हैं, चाहे वो सुन्नी बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ऐसा करके संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए इस तरीके की चीजें कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि टाइम दिया गया था आपके पास और कागज सबके अपने पास रहते हैं, उसे अपलोड करने में इतना समय क्यों लग रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि जो डेडलाइन है वो करीब आ गई है, और इस डेडलाइन के करीब आने के बाद सरकार किस तरीके की बातें करती है, और जो तमाम जो संगठन है, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या फिर शिया वक्फ बोर्ड हो, वो इस पर क्या कार्रवाई करता है। एक और महत्वपूर्ण खबर जरूर आ रही है राजधानी लखनऊ से कि एसआईआर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है। और जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो कि हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाहरियों को, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जाए और इन्हें बाहर निकलने का काम किया जाए। लगातार इसको लेकर के जो पुलिस भी है वो भी मैदान में है, और जगह जगह जहां पर भी इस तरीके की झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, वहां पर इस तरीके के सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि बीजेपी महानगर अध्यक्ष जो है, उन्होंने भी तमाम कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो भी जाएं और जहां पर इस तरीके की झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर इस तरीके की लोगों को जानकारी ली जाए, अपडेट लिया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक भी घुसपैठिए को रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, किसी का भी नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के भी उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो जगह जगह जाकर के इन झुग्गी झोपड़ियों की जाए और वहां पर उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो तेज किए जाए। इसी कड़ी में जो लखनऊ की मेयर है वो भी फरार हो गए, भाग गए हैं। तो तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 50,000 से ज्यादा लोग जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, वो यहाँ पर रह रहे हैं। इनको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इनको एसआईआर में अपडेट नहीं होने दिया जाएगा, इनको बाहर किया जाएगा। तो तमाम इस तरीके की जो रस्साकसी है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इससे एक बात जो लगातार, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर बीजेपी के अलावा अगर जो तमाम जो उनके संगठन है वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और बाहरियों को कहीं ना कहीं निकालने के बाद भी लगातार हर पोर्टल पर उठाते नजर आ रहे हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हम ये कह रहे, हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बस जो खड़ी है, देखिए हम थोड़ी लोकेशन दिखाएंगे आपको लाइव। देखिए ये सब सीधे तस्वीर आपको लाइव दिख रहा है। ये देखिए तुम नो एंट्री कर सकते हैं और ये सभी गाड़ियां खड़ी हैं। ये देखिए इसके चक्कर में यहाँ पर जाम इतनी और उत्पन्न हो रही है। देखिए ये सब लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। बिल्कुल आदर्श, ये आपने तस्वीरें दिखाई और साफ तौर पे आप दिखा भी रहे हैं, इसी से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी ये यहाँ पर जाम दिख रही है। यहाँ पर जो आर आई और आरटीओ की लापरवाही सब दिखाई दे रही। प्रशासन यहाँ पर जब जागेगा सर क्या कहें। देखिए ये देखिए सारे ट्रक हम आपको लाइन से दिखा रहे हैं, पूरी जाम जैसे। सर कुछ हम लोग बात भी करेंगे बड़ा सर एक स्टोरी बनाइए और अगर स्टोरी करके इसको फाइल कीजिएगा, क्योंकि देखिए मतलब यहाँ पे जाम किस लोग क्या कहेंगे आप? अरे जाम को लेकर क्या बताएं, और जो है मंडी वाले लगाते हैं जाम और ये ऑटो वाले। तो यहाँ पर जाम की स्थिति काफी भयंकर है। लगातार हम बात कर रहे हैं, देखिए सब जाम की। यहाँ पे जो आरटीओ है, आरटीओ पर आरआई की लापरवाही साफ दिखाए। जी मैम बताएं, एक बात रुको। जी मैम क्या कहना चाहेंगे आप? अरे यहाँ पे बहुत जाम लगा है, निकलने में दिक्कत होती है, गाड़ी काफी दिक्कत हो रही है यहाँ पे निकलने में। यहाँ तो व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ये जाम कब से लग रही है? जाम तो बहुत टाइम से लग रही है, इसकी सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है।
15 साल हो गया ये जाम को लगते हुए। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है जी। देखिए देखिए यहाँ पर सब बिल्कुल आदर्श, और आदर्श बारे देखिए में कई लोग देखिए साफ तौर पर ही दिख रहा है, साफ तौर जी पे जी जो भी जिम्मेदार होगा उनसे बात देखिए कीजिएगा और सर पूछिएगा कि आखिरकार क्यों इस तरीके की स्थितियां सर लगातार यहाँ पर बनी हुई जाम है। की स्थिति बहुत जितेंद्र, काफी हमारे क्या साथ कुछ कहेंगे लोग आप? उपस्थित थे चैनल जिनकी हमारा बहुत लाइव बड़ी चल रहा है। समस्या थी। बहुत ज्यादा जाम बंद हुआ आसपास तो यहाँ पर जाम की स्थिति देखिए काफी है। और इसको हटवाने के लिए सभी लोग कह रहे हैं जी। अगर हम सब लाइव तस्वीरें सब देखिए रोड और ऑटो भी बिल्कुल यहाँ आदर्श, निकल रहे हैं आदर्श, देखिए आदर्श, आदर्श जी सुनिए आदर्श, आप स्टोरीज पर फाइल कीजिएगा, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनसे भी पूछिएगा कि आखिरकार क्यों आपने इस तरीके की स्थितियां पैदा कर रखी है कि रोज जो राहगीर है, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको इस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनसे पूछिएगा और जिम्मेदारों से जरूर सवाल लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र बस्ती से जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, इस तरह का बस्ती से बड़ी खबर की जो यूं कहे बस्ती नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो कोडिंग सिरप को लेकर जिस तरीके से लगातार कोडिंग सिरप को लेकर छापेमारी की जा रही है। बनारस में जिस तरीके से ये पूरा खेल शुरू हुआ और आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में इसकी चर्चा है। फिलहाल आपको बता दें कि बस्ती जिले में भी जो है कोडिंग सिरप को लेकर लगातार यहाँ भी छापेमारी की गई। आपको बता दें कि अखंड बस्ती में भी 2 दुकानों पे जो कोडिंग सिरप है वो लगभग 40,000 यानी 40,000 जो पैकेट जो बॉक्सेस है वो कोडिंग सिरप के यहाँ से बरामद किए हैं। फिलहाल लेकिन सबसे बड़ा सवाल असल ये होता है कि कोडिंग सिरप जिस दुकान से बरामद किया गया, सॉरी जिस एजेंसी से हम कह सकते हैं कि जहां से ये बरामद किया गया, जो कि बस्ती में जो है एक मार्केट है वो पूरे तरीके से सिर्फ वहां पे दवा के ही बड़े कारोबार होते हैं और वहां से ही पूरे जिले में जो दवाइयां हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वहां से वो 40,000 बरामद किया और वही 2 दुकानों से जो भी आसपास की छोटी दुकानें हैं बड़ी दुकानें हैं हर जगह सप्लाई की गई। लेकिन सवाल ये होता है कि हम 40,000 सिरप बरामद करने के बाद दोनों दुकानों से सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कार्रवाई की गई कि दुकानों को सील कर दिया गया। बस एक छोटी सी कार्रवाई की, किसी तरह की और कोई बड़ा एक्शन लेना या कोई और चीज। लेकिन ये भी समझ बात करने पे जो अधिकारियों से बात की, उन्होंने ये भी बताया कि इसकी जो बैच है, जो कोडिंग सिरप की जो बैच है, ये कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है बनारस से जुड़ा, कि बनारस की बैच से मिलता जुलता ये दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अधिकारियों ने सिर्फ जो है इसमें कार्रवाई के नाम पे दुकान को सील कर दिया है। बाकी इसके आगे वो क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इतनी बड़ी खेत मिलने के बाद कोई कार्रवाई न करना, और जिस तरीके से लगातार ये कोडिंग को लेके खबरें लगातार चल रही है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 200 करोड़ की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। अखंड अब बिल्कुल जितेंद्र, अब एक्शन तो 2024 से जानकारी इसकी पता चली थी कि इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और नशे के कारोबार के रूप में इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जो शीशी 100 रुपए की मिलती है, उसको इस तरीके के जो सरगना है, इसका किंगपिन है, वो 800 से 1000 रुपए में बेचता था। और कहीं ना कहीं एक बड़ा गोरख धंधा था, जिसके बाद जो पिता है, पुत्र हैं, सभी इसमें संलिप्तता नजर आ रही है। फिराक में भी थे भागने के। बेटा जो है, जो मेन है, मुख्य जो सरगना है, वो दुबई में है, जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है। और अब ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, घर पर उसने नोटिस चस्पा कर दी है। माँ हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इतना बड़ा विशालकाय साम्राज्य बन गया और इस तरीके से फर्जी फर्मों के माध्यम से कोडीन युक्त सिरप का जो कारोबार किया जा रहा था, नशे का कारोबार साफ तौर पर कहा जाए, नशे का कारोबार किया जा रहा था। अपने आप में बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से कोडीन युक्त सिरप, जो कि 100 रुपए की शीशी है, उसको किस तरीके से नशे के कारोबार में 800 से 1000 रुपए के बीच में बेचा जा रहा था, एक बेहद गंभीर सवाल है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी जब जांच होती है, उसके तार कहीं ना कहीं धीरे 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 एक एक करके आगे जुड़ते चले जाते हैं। और अंसल में 2024 में कुछ इसी तरीके का खेप बरामद किया था और जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती चली गई तो निकल करके सामने आया कि बहुत बड़ा ये रैकेट है जो इस तरीके का काम कर रहा है। और तमाम लोग इसमें एसटीएफ के जो सिपाही थे वो भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता था, फर्जी फर्में बनाई जाती थी, फर्जी मेडिकल स्टोर के नाम पर बिलिंग कराई जाती थी। जब इसकी जांच की गई तो पता चलता है कि ऐसे मेडिकल स्टोर तो है ही नहीं धरातल पर, कुछ एक को दिखा करके कई जगह पर व्यापार कराया जाता था और फर्जी बिलिंग के माध्यम से न सिर्फ नशे के कारोबार को बढ़ाया जा रहा था, बल्कि एक बहुत बड़ा कारोबार, एक साम्राज्य लोगों ने मिलकर के स्थापित कर लिया था। और अब ये स्थिति है कि लगातार जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, एक एक करके कड़ियां निकल करके सामने आ रही है। जो भी इसमें शामिल है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन जितेंद्र ने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया है कि आखिरकार जब इतने बड़े पैकेट्स बरामद किए गए हैं तो क्या सील कर देना ही क्या एकमात्र
कार्रवाई है, या फिर इसके अंदर जांच भी करनी चाहिए कि कहां से इन्होंने ये पैकेट खरीदे थे? जब ये बैन है पूरी तरीके से, तो इनके पास आया कहां से? सबसे बड़ा सवाल है। क्या जितेंद्र इस सवाल का कोई जवाब दिया उन लोगों ने? बिल्कुल, अगर इस सवाल का अभी तक कोई जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से अगर वो खेप, बड़ी खेप वहां से बरामद की गई, तो स्वाभाविक बात है वो खेप उनके पास आई कहाँ से? अगर उसके लिंक बनारस से नहीं थे या कहीं और से भी, तो स्वाभाविक बात है ये दूसरी सबसे बड़ी चीज ये करनी कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बैन है वो मार्केट में आया कैसे? मार्केट में आया कैसे और उसको कैसे दुकानों तक उसको सेल किया गया? तो अगर इतनी बड़ी खेप अगर बरामद की गई है, जो चीज ऑलरेडी बैन है, उसके बाद भी बेचा जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है एक दुकान को सील करना ही बड़ी कार्रवाई नहीं होती। आपको इसके अलावा भी बड़ी कार्रवाई विभाग को करनी चाहिए, लेकिन वही क्या जाता है कि सिस्टम का सारा खेल है। अब इसके आगे क्या, किस तरीके से क्या कार्रवाई करेंगे ड्रग अधिकारी या क्या करते हैं, वो तो अब उनका विषय है। लेकिन सवाल ये अभी भी ये खड़ा है कि दो दुकानों पे अगर इतनी बड़ी खेप मिले, तो लॉजिक बात बनती है कि आपको बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए थी, और आप इस पर क्या कार्रवाई करते देखने वाली बात भी होगी। फिलहाल उन्होंने सील जरूर किया है, लेकिन ऐसे लोग जो इस तरीके से बैन दवाइयों का भी इस तरीके से कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार इस तरीके से इतना बड़ा बैच उनके पास कैसे उपलब्ध है। ये बड़े अपने आप में सवाल है। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके, कम से कम इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम जो अखंड लोग जस्ट भय भी व्याप्त होना चाहिए जितेंद्र, क्योंकि कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दिखावे की कार्रवाई हो। कार्रवाई ऐसी हो जो याद रखें कि हाँ, ऐसी कार्रवाई की थी सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, कि आज के बाद उनकी या उनके साथ मुझसे भी इस तरीके काम करने में हजार बार पूछी। अखंड जस्ट अभी एक मैसेज ये आ ही रहा है कि जो दुकान है उन दुकानों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन लाइसेंस रद्द कर देना और सील कर देना ये बड़ी कार्रवाई से नहीं कहते। लाइसेंस तो दोबारा से आपको मिल जाएगा, दोबारा रिन्यूअल हो जाएगा। उसके अलावा बड़ी कार्रवाई क्या है कि आप किसी तरह का मुकदमा दर्ज करते हैं, जो चीजें ऑलरेडी बैन है उसको मार्केट में लाके बेचते हैं, तो वाकई में मुकदमा दर्ज करना और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई इसके करने की, क्योंकि नशे का कारोबार, स्वाभाविक बात ये कहा जाता है कि जो कोडिंग में कहीं ना कहीं नशे से रिलेटेड चीजें हैं, तो नशे के एक्ट में जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुकदमा होना चाहिए, वो दर्ज करना चाहिए। अखंड बिल्कुल, देखिए लाइसेंस तो सबसे बड़ी बात है। जितने भी मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो साफ तौर पर देखे जाते हैं, वो खुद का कोई होता ही नहीं है। किसी और की डिग्री लगा करके तो मेडिकल स्टोर संचालक मेडिकल स्टोर चला रहे होते हैं। तो लाइसेंस रद्द कर देंगे, किसी और का लाइसेंस लेंगे, किसी और के नाम से खोल देंगे। तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ये कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए जो ना कहीं की एक नजीर बन करके आए, जो देखने में भी लगे कि हाँ आपने कार्रवाई की, उनको भी लगे। और जो इस तरीके का गोरख धंधा कर रहे हैं, इस तरीके के काले कारनामे कर रहे हैं, जो इस तरीके के रैकेट में शामिल हैं, उनको डर हो, उनको उनके मन में भय व्याप्त हो कि कहीं ना कहीं अगर हम भी ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो हमारे खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। कल देखने वाली बात होगी जितेंद्र कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करते हैं वहां के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।